अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम अपना टॉपिक एज़ यूजुअली स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे आज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर द सुएज कैनाल वॉज ऑफिशियली ओपन। ठीक है, किस ईयर में जो सुएज कैनाल है उसको ओपन किया गया था। ठीक है, डेट तो आज की है, 17 नवंबर को किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया आज 17 नवंबर को। पर ईयर कौन सा था? 1867, 1869, 1868 और 1866। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड द हाईएस्ट कार्बन टैक्स इन 2022। कौन सी कंट्री का हाईएस्ट कार्बन टैक्स था 2022 में। ठीक है, ऑप्शन है पैराग्वे, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश और फोर्थ ऑप्शन है उरुग्वे। ठीक है, अब ये जो कार्बन टैक्स है ये क्या होता है, ये अभी हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल के साथ। आज डेट है 17 नवंबर 2022 और हमारा जो एडिटोरियल है वो है द अनसीटिंग ऑफ वीसी वाइस चांसलर इज़ फॉल्टी। अब केरला में क्या हो रहा है कि एक काफ़ी क्योस सा मचा है, क्योंकि जिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके वीसीज़ को अगर गवर्नर अपॉइंट करते हैं तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करते उसको। ठीक है, तो ये सब क्योस चल रहा है। अब जिन वीसीज़ को अपॉइंट किया था स्टेट गवर्नर, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने, उस पर भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसी पे ये एडिटोरियल है। ठीक है, अब वीसीज़ को दो तरीके से, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वीसीज़ को दो तरीके से क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। या तो किया जाएगा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, जो लॉ बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके अंडर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जो सब्जेक्ट एजुकेशन है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आपको पता होगा जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यूनियन लिस्ट होती है। बेसिकली यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो लॉ बनाता है। ठीक है, फिर आते हैं स्टेट लिस्ट आती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों लॉ बना सकती हैं। ऐसे जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर। ठीक है, अब इस पे जो गवर्नर के रेगुलेशंस, जो गवर्नर के जो अपना वीसी है, वाइस चांसलर, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी ये सब है, ये तो एजुकेशन के अंडर आता है। तो अब स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अंडर स्टेट ने वीसीज को अपॉइंट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 254 है। अब आर्टिकल 254 क्या है? आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर है, इस पर अगर स्टेट भी लॉ बना रही है और सेंटर भी लॉ बना रहा है, ठीक है, स्टेट भी और सेंटर भी, तो कौन सा लॉ जो है प्रिवेल करेगा, कौन सा लॉ जो है वैलिड माना जाएगा? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 सेंट्रल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ। ठीक है, तो इसलिए कि जो स्टेट ने जिन वीसीज को अपॉइंट किया है, ठीक है, वो लॉ उसको फॉल्टी कहा गया है। इसलिए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 254, ठीक है, वही क्या करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो गवर्नर है। अब गवर्नर को कौन बताता है, कौन डील करता है इस चीज़ के साथ? गवर्नर के साथ जो गवर्नर ऑर्डिनेंसेस देते हैं या जो गवर्नर जिनको अपॉइंट करते हैं, उन सब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शंस देती है। ठीक है, तो इस पे कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ। और इसलिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट था जिसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट ने वीसीज अपॉइंट किए थे, वो लॉ क्या है? फॉल्टी है, बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है क्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन एफटीए नेगोशिएशंस। एफटीए क्या होता है? दिस इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड। अब जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, या तो उस पर जो बैरियर्स हैं, ठीक है, बैरियर्स होते हैं, या टैरिफ बैरियर्स होंगे, ठीक है, टैरिफ बैरियर्स होते हैं जिनमें टैक्स लगता है उन पर, ठीक है, टैक्स, ठीक है, या नॉन टैरिफ बैरियर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने उसका इंपोर्ट अपनी कंट्री में कम करना है तो आप एक कोटा सेट करेंगे कि इतना ही % हम प्रोडक्ट है जो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। या अगर आपको एक्सपोर्ट कम करना है तो आप एक कोटा सेट करेंगे कि अंडर दिस कोटा इतनी ही % जो वो प्रोडक्ट है हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। पर यहाँ पे एफटीए की बात की जा रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि आप जो टैक्स है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है उसको क्या कर देते हैं, या तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं या मिनिमम कर देते हैं, ताकि जो ट्रेड है वो बढ़ सके, ठीक है। इससे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस ओपिनियन में, इस टॉपिक में जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है उनके साथ कंपैरिजन किया गया है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया करती है और जो बाकी कंट्रीज़ करती हैं उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया अपना जो टारगेट है 2 ट्रिलियन का, ठीक है, $2 ट्रिलियन का जो ट्रेड करना चाहती है, जो टारगेट है उनका कि हम 2030 तक क्या करेंगे कि $2 ट्रिलियन का ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके लिए इंडिया को बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जैसे इंडिया क्या करती है, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके और इजराइल जैसी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लेकिन इन कंट्रीज़ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका जो सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, उसमें बहुत स्क्रूटिनीज होती हैं, ये सब होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इस टॉपिक में बेसिकली इसको कंपेयर किया गया है यूके के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, यूके में क्या होता है कि यूके में आपने अगर किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है तो ठीक है, उसका एकदम पूरा मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगा, वहाँ पे वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे लोगों को पता चले कि इसके इकोनॉमिक गेंस जो एक्सपेक्ट कर रही है कंट्री वो क्या है, क्या फ़ायदे होंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ एफटीए कर रहे हैं, ठीक है, उसके इकोनॉमिक गेंस, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट्स होते हैं, उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाएगा, फिर लेबर और ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यूके में इस सब प्रोसेस को ना एक पार्लियामेंट के स्क्रूटनी के अंडर गुजरना पड़ता है कि जैसे वहाँ पे एक होती है कमेटी सेटअप की जाती है, जो ऑलरेडी वहाँ कमेटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कमेटी, ठीक है, वो स्क्रूटिनाइज़ करती है कि ये जो एफटीए है ये कंट्री के लिए ठीक है या नहीं है। फिर इसको कंपेयर किया जाता है इंडिया के साथ कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो एक तो ये प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसको किसी भी पार्लियामेंट लेजिस्लेशन से भी नहीं गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कंपैरिजन यूके के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एट COP27 इंडिया एंड 3 अदर कंट्रीज ओपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स, ठीक है। COP27 में जो यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था एक पॉलिसी जिसको कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को टैक्स करने के लिए जो ज़्यादा, जिनके प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, जैसे सीमेंट, स्टील या और भी जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका जो जो कार्बन एमिशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने COP27 के बीच इस पॉलिसी को प्रपोज़ किया। लेकिन बेसिक वो ग्रुप है कंट्रीज़ का जिसमें आती हैं ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, ठीक है। इन कंट्रीज़ ने इस जो ये वाला प्रपोज़ल था इसको अपोज़ किया। अपोज़ क्यों किया? क्योंकि देखो बेसिकली कार्बन बॉर्डर टैक्स होता क्या है। कार्बन बॉर्डर टैक्स उन प्रोडक्ट्स पे लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। जब हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी और ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रोडक्ट्स के ट्रेड पे हम क्या करेंगे, लिमिटेशन सेट कर देंगे, ठीक है,
टैक्स ज़्यादा के जिस मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है उस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा अगर उसके प्रोडक्शन में जो कार्बन एमिशन है वो ज़्यादा होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन कि वो कितना कार्बन एमिशन करता है प्रोडक्शन के टाइम पे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि टैक्स उस पे लगाएंगे। तो इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा होगा। तो जब उनका ट्रेड कम हो जाएगा टैक्स ज़्यादा की वजह से, तो क्या होगा, उनका प्रोडक्शन कम होगा और जो कार्बन एमिशन जैसी प्रॉब्लम है इससे डील किया जा सकेगा। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना, इन्होंने इसको अपोज़ किया, कहा कि हम ट्रांजिशन स्टेज में हैं, मतलब हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। उसके बीच में अब फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो डिपेंड करती है, हम मोर देन 70% जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इंडिया जैसी कंट्री अगर ऐसा करेगी तो अगर हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो ट्रांजिशन स्टेज में, मतलब जो काम कर रही हैं क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ ने इस जो प्रपोजल है इसको क्या कर दिया कि बिल्कुल अपोज कर दिया। ठीक है, तो बाकी इंडिया की मैंने शायद एक वीडियो में गलती से कह दिया था कि जो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया की वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होगा, वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, December 1, 2022 से इंडिया की जो G20 के प्रेसिडेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब December 1, 2022 से पूरे थ्रू आउट द 2022 December 1 नेक्स्ट ईयर 2023 तक इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद हिमाचल में एक अर्थक्वेक आया है, मैंने आपको बताया था जो हिमालयन रीजन्स हैं जहाँ उनका रीज़न क्या है वहाँ पे अर्थक्वेक आने का। अगर आपको इस पर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। पर बहुत माइनर सा आया है 4.1 मैग्नीट्यूड का हिमाचल पे। ये जो आपको पता है हिमाचल कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, हिमालयन रीजन में मैंने आपको जो नेपाल में लास्ट टाइम आया था अर्थक्वेक, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि इस रीजन में जो है अर्थक्वेक ज़्यादा क्यों आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो आप इससे एक रिवीजन भी हो गया कि हिमाचल में अर्थक्वेक आया है, तो इसके रीजंस क्या हैं कि जो हिमालयन रीजन है इसमें जो अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, तो जो ऑफिशियली ओपन किया गया था स्विस कैनाल को वो किया गया था 1869 में, 17th ऑफ नवंबर 1869, दिस इज़ 1869। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है विच कंट्री हैड द हाईएस्ट कार्बन टैक्स इन 2022, तो ये है उरुग्वे। ठीक है, हाईएस्ट कार्बन टैक्स के अंदर कौन सी कंट्री आएगी 2022 में, वो है उरुग्वे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि लेट्स राइज के नाम से है उसको ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज्वाइन करें ताकि आपको जो डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वहाँ पे मिल सकें और अपने इजीली आप नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।